या योजनाएं हैं जिसके बारे में अभी तक जिसको लॉन्च तो कर दिया गया, लेकिन उसके बाद उसका हश्र उसका भी हम लोग अगर पैमाने पर आंका जाए तो कुछ और ही नजर आता है। चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, ये तो ऐसी योजनाएं हैं जिसकी चर्चा बार बार उनके सपने बच्चों के सपनों से जुड़े हुए होते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये जो सपने हैं अगर ये टूटते हैं तो बच्चा उद्विग्न होता है, उसका पूरा परिवार उद्विग्न होता है। दूसरी बात, भारत जैसे देश की तुलना इजराइल और अमेरिका से नहीं हो सकती। पूरे विश्व में भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां जनसंख्या बढ़ रही है, बच्चों की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगले 20 साल जो हमारी डेमोग्राफी है ये हमारे लिए डिविडेंड है। लेकिन अगर इन बच्चों के हाथ में रोजगार नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा डेंजर है। तो अगर इन युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा रोजगार मिले तो देश के लिए ये एसेट बनेंगे, और अगर इनको रोजगार नहीं मिला और इनके सपने टूटे, ये देश के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर बनेंगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अभी तक हमने सुना था कि एक प्राइवेट सेक्टर की नौकरी होती है, पब्लिक सेक्टर की नौकरी होती है, एक सरकारी नौकरी होती है। सरकारी नौकरी में जो रिस्क रिवार्ड रेशो होता है कि उसमें रिस्क नहीं होता, आदमी आता है तो 40 साल नौकरी करता है लेकिन रिवार्ड कम होता है, तनख्वाहें कम होती हैं। प्राइवेट सेक्टर में वो नौकरी इसलिए करने जाता है कि वहां रिवार्ड बहुत ज्यादा होता है, लाखों में उसको नौकरी तनख्वाह मिलती है, लेकिन रिस्क एक नया वर्ग पैदा कर दिया है सरकार ने जिसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है और रिवार्ड भी नहीं है। 4 साल में, क्योंकि मेरे बाल सफेद हो गए, बहुत सारे जितने लोग यहां बैठे हुए हैं सब हम लोग बुजुर्ग लोग हैं, अगर एक बात होती है कि रिटायर्ड आदमी की परिकल्पना की जाती है तो यह माना जाता है कि वो बुढ़ा होगा, उसके बाल सफेद होंगे, 40 साल उसने नौकरी की होगी। मैं इसकी कल्पना नहीं कर पाता कि एक 22 साल के आदमी को समाज में जब यह जवाब देना होगा कि मैं रिटायर्ड हूं, पूरा विश्व हम पे हंसेगा। चौथी बात, मैं प्रबंधन के छात्र के रूप में एक बात कहना चाहता हूं, जब प्रबंधन में एडमिनिस्ट्रेशन के 3 नियम होते हैं। एक होता है बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच, एक होता है बी गुड अप्रोच, एक होता है इम्प्लिसिट बार्गेनिंग अप्रोच। बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच का मतलब होता है कि जो आपका राजा होता है वो बहुत कठोर होता है, बहुत निरंकुश होता है और बहुत दृढ़ होता है। दूसरा राजा गुड अप्रोच वाला होता है, वो अपनी प्रजा को बच्चों की तरह पालता है। और तीसरा होता है इम्प्लिसिट बार्गेनिंग, कि तुम ऐसा करो तो मैं ऐसा करूंगा, अगर तुम मेरा काम करोगे मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगा, नहीं करोगे तो रिवार्ड नहीं दूंगा। आज के शासन में जो सबसे बड़ी मुश्किल है कि हम बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच की तरफ बढ़ चले हैं, और बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच में जब राजा के अंदर कोई खोट नजर आती है या राजा थोड़ा भी कमजोर होता है तो उसकी प्रजा जो है वो बहुत उद्वेलित हो जाती है, जो मुझे लगता है आज की तारीख में हो रहा है। देखिए, वास्तविकता में जो बहुत अच्छी आपने बात कही, जितने हम लोग यहां बैठे हैं सब ये मानते हैं कि ये गांधी और बुद्ध का देश है। हम लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे संघर्ष करते हैं लोगों को याद दिलाने के लिए कि ये गांधी का देश है और हमें गांधी की नीतियों को नहीं छोड़ना है। और जो विरोधी लोग हैं वो ये कहते हैं नहीं, इस देश को गांधी नहीं चाहिए, इसमें सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह चाहिए। और जब ये बच्चे भगत सिंह और यही व्हाट्सएप और फेसबुक पढ़ के जब भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बनने की कोशिश करते हैं तो यही लोग उनसे कहते हैं कि आप गांधी बनने का प्रयास कीजिए। कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा विरोधाभास। देखिए, वास्तविकता में किसानों से आपने मजाक कर लिया, व्यापारियों से आपने मजाक कर लिया, मजदूरों से आपने मजाक कर लिया, लेकिन इस देश के 30% युवा, क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूं, बच्चों की मनोभावना, उनकी साइकोलॉजी को मैं पढ़ता हूं, वो इतना प्यार करते हैं अपने शिक्षक से और समाज से और देश से। लेकिन अगर उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, अगर उनके सपने नहीं पूरे हुए तो उनको आप गांधीवाद पढ़ा नहीं पाएंगे। तो राजा, जो महात्मा गांधी ने कहा था कि राजा अगर कोई भी निर्णय ले तो निर्णय लेते समय ये सोचे कि इस निर्णय का असर जो सबसे गरीब आदमी है उसमें क्या पड़ेगा। यही राजा को जब किसान बिल आया था, जब उसने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था, जब उसने नोटबंदी की थी, जब उसने इस प्रकार के निर्णय लिए थे, उसे सोचना चाहिए था। आप बेनिफिशियरी से बात नहीं करते, आप उससे रिस्पोंडेंट से बात नहीं करते। अरे राजा आपको इन्हीं लोगों ने बनाया है, आप राजा पैदा नहीं हुए थे, और ये लोग आपकी वजह से नहीं, अपने बाप की वजह से हैं, लेकिन राजा आप इनकी वजह से हैं।
तो अगर इनकी मनोकामनाओं को आप समझ नहीं पाए और आप इनको हमेशा ये बताते रहे कि जाके नारे लगाओ और कट्टे और तलवार और गड़ासे और फरसे लेकर लोगों के सामने हल्ला मचाते रहो, यह आदर्श इन लोगों ने स्थापित किए हैं। हम तो अपने बच्चों को हमेशा ये समझाते रहे कि ये गांधी और बुद्ध का देश है, ये शांति का देश है, और इस देश के किसानों ने, मैं आपको सच बता रहा हूं, पूरे विश्व में एक ऐसी परिपाटी कायम कर दी है। पूरा विश्व महात्मा गांधी, मैंने महात्मा गांधी को नहीं देखा, लेकिन मैं सोचता हूं जब महात्मा गांधी रहे होंगे कितना बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा कर दिया। लेकिन अगर आप महात्मा गांधी होते, इन किसानों के चरण स्पर्श करके कहते कि जो तुमने करके दिखा दिया पूरे विश्व में कोई पीढ़ी नहीं कर पाएगी। बच्चों को इन किसानों से सीखना चाहिए, किसानों की दृढ़ प्रतिज्ञता से सीखना चाहिए। लेकिन ये बच्चों से अगर आप अपेक्षा करें कि उनके सपनों को आप तोड़ देंगे, हम लोग मान लो बुजुर्ग हैं, हम जानते हैं, हम समझते हैं, हमारे अंदर जोश नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ये शक्ति है समझने की। लेकिन इन बच्चों को सारे साल, अरे आप अगर ये समझते हैं तो ये 30-40 साल की IAS, PCS और जजेस की नौकरी है, जितनी नौकरियां हैं सब 4 साल की कर दीजिए, उनकी भी पेंशन खत्म कर दीजिए। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन आपने खत्म कर दी, और उसके बाद आप ये कहते हैं, अच्छा फिर एक मैं शिक्षा चयन प्रणाली की बात करता हूं। मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने भी प्रयास किया था मैं आर्मी में जाऊंगा। कर्नल ने बाद में कहा था कि आप लोग तो हैं लेकिन आप आर्मी के उपयुक्त नहीं हैं, और इतनी अच्छी चयन प्रणाली है आर्मी की, डिफेंस फोर्सेस की, कि वो चुन चुन के बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि 75% बच्चों को हम निकाल देंगे। आपको अपनी चयन प्रणाली पे भरोसा नहीं है। आपकी जितने बड़े ऑफिसर जो एक एक लेवल पे उनकी एक एक चीज को देख के उनको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको यह भरोसा नहीं है कि उसमें 75, फिर आपस में कंपटीशन आप पैदा कर रहे हैं। 25% और 75 जो सेना की सबसे बड़ी शक्ति है, उनकी सामूहिक शक्ति है, वो एक परिवार की तरह वहां पे रहते हैं, सालों परिवार की तरह एक जगह खाते हैं, रहते हैं। आप उनके अंदर प्रतिस्पर्धा पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि एक जवान सोचेगा कि ये जवान 1 महीना निकल जाए, मैं 3 महीना रह जाऊं, मैं इसे कैसे नीचा दिखाऊं कि मैं अपने कर्नल साहब के कुत्ते को टहलाऊं, उनके घर में खाना कैसे बनाऊं कि मेरी नौकरी आगे चला। खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो राष्ट्र प्रेम, कैसा ये राष्ट्र प्रेम है? तो मैं एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों का हित देखते हुए मैं बहुत दुखी हूं। मैं दुखी किसानों के आंदोलन के समय भी था, मैं GST के समय भी था, मजदूरों के समय भी था, लेकिन ये सबसे बड़ा जो एक को प्रयास हुआ है छात्रों और युवाओं के साथ, ये बिल्कुल देश की अखंडता के लिए और राष्ट्र प्रेम पे एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये कुठाराघात है और इस पर सोचने समझने की जरूरत है। वो उसी पर